कल हम लोगों ने AWS में S3 बकेट क्रिएशन कवर किया था। हाउ टू क्रिएट बकेट यूजिंग CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस से हम लोगों ने कल सीखा था कि कैसे हम बकेट को क्रिएट करते हैं और बकेट को डिलीट कैसे करते हैं। एंड सिंक भी करके हमने देखा था कि हाउ टू सिंक अवर फोल्डर लोकल मशीन विद द S3 बकेट। ठीक है, तो वो सब हमारा हो गया था। एंड वर्जनिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया था, लाइक वर्जन हमारे जहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, वो सारा लैब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो लैब है या टॉपिक है वो है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ये हमारा AWS स्टोरेज का S3 का लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बस स्टैटिक वेबसाइट का है, वो भी 2 मिनट, मतलब ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है वो। ठीक है, तो इसका आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉस रीजन एप्लीकेशन है क्या। तो नाम से ही थोड़ा बहुत अगर आप समझ रहे होगे ना, तो नाम से ही आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रॉस रीजन एप्लीकेशन मतलब दो रीजन के बीच में रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जी। तो आज का जो है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स दो रीजन के बीच में रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? सिंक करना, मतलब जो फाइल यहाँ पे है सेम फाइल वहाँ पे भी है। ओके, जैसे हमारा फोटो हम क्लिक करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो और अगर आपने गूगल फोटोज़ अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे सिंक ऑप्शन आता है। तो आप सिंक कर दोगे तो आपका क्लाउड पे भी गूगल फोटोज़ में भी फ़ोटो ऑटोमेटिक आपकी रहती हैं, क्लाउड में भी है और आपके लोकल गैलरी में भी है फ़ोटो। तो सेम वाइज आपका हम S3 में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप बकेट पे क्रॉस रीजन एप्लीकेशन एनेबल कर सकते हो। मान लो आपका क्योंकि जो हम बकेट बनाते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम मुंबई रीजन में बना दिए या फिर नॉर्थ वर्जीनिया में बना दिए। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑफिस एक मुंबई में है, एक है US में। ठीक है, तो उस पर्पज से हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारा डेटा रहेगा वो मुंबई रीजन में भी हमारा रहेगा, जो हमारा बकेट है, और बकेट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, फाइल हैं, वो मुंबई रीजन में भी रहेंगे। एंड आप चाहते हो कि वही सेम डेटा हमारा US रीजन में भी रहे, US नॉर्थ वर्जीनिया में भी रहे। तो US के बंदे वहां पे जब लॉगिन करेंगे और देखेंगे तो उनको भी वो डेटा मिलता रहेगा। एक तो यूज ये हो गया कि यूज मतलब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, और दूसरा यूज ये हो जाएगा क्रॉस रीजन एप्लीकेशन का कि आप एक तरह से इसको बैकअप बना रहे हो। बैकअप इन द सेंस कि आप चाह रहे हो कि जो डेटा मेरा मुंबई में है वो नॉर्थ वर्जीनिया में भी है रहे। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा मुंबई रीजन से डेटा मेरा अगर डिलीट हो जाता है तो वो मेरा डेटा कहाँ पे सेव हो? US में भी रहना चाहिए। मान लो मुझे कभी यूज़ करना हुआ तो मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ उसको। तो क्रॉस क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन enables automatic asynchronous copying of object across Amazon S3 bucket। across Amazon S3 buckets। ठीक है, दो बकेट हैं आपके, तीन बकेट हैं, उसमें आप अपना वहाँ पे कॉपी करो डेटा। Buckets that are configured for object replication can be owned by the same AWS account or different account। अब इसमें ये भी है ना कि जब क्रॉस रीजन एप्लीकेशन करते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक रीजन से दूसरे रीजन में आप डेटा अपना वो कर रहे हो। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि आप दूसरे अकाउंट को भी एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, कोई दूसरा अकाउंट मीन्स कि आपका कोई फ्रेंड का अकाउंट है, आप उनसे ले लो। ठीक है, कह दो भाई मुझे चाहिए, थोड़ा सा मुझे दे दो, क्या बोलते हैं, मुझे अपना डेटा वहाँ पे स्टोर रखना है। ठीक है, क्या मैं आपका अकाउंट वो ले सकता हूँ? या टेस्टिंग के पर्पज से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये द डेस्टिनेशन बकेट कैन बी, देखो ये द डेस्टिनेशन बकेट्स कैन बी इन डिफरेंट AWS रीजन्स और विद इन द सेम रीजन एज अ सोर्स बकेट। इसको हम लैब करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा को टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, यू हैव अपलोडेड अ फाइल इन वन रीजन एंड कैन शेयर इट विथ अनदर लोकेशन, एग्जाम्पल US ईस्ट वर्जीनिया एंड ओहायो। इन दोनों के बीच में अगर आपको
ठीक है, फाइल रेप्लिकेशन चाहिए कि सिंक हो। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सिंक किया था वो फोल्डर लोकल डेस्कटॉप का डेटा और क्लाउड से हमने सिंक कराया था। लेकिन क्रॉस रीजन एप्लीकेशन से ये है कि हमारा जो S3 बकेट है, ठीक है, हमारा एक रीजन में ये है, US East 1 में है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जो डेटा हम यहाँ पे स्टोर रखें वो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करना भी ना पड़े और वो डेटा जाके US West 2 में भी स्टोर हो। ठीक है, इसमें मुझे मैनुअल कुछ ना करना पड़े, एक सेटिंग मैं कर दूं और ऑटोमेटिकली ये होता रहे, जैसे हमारा वन ड्राइव होता है। ओके, वन ड्राइव में ये फंक्शनैलिटी है कि आपका कौन सा फोल्डर सिंक होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या रहेगा। ओके, एंड ये ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन इससे बहुत कई ज़्यादा ऑप्शन और कई ज़्यादा फैसिलिटी आपको AWS S3 प्रोवाइड करता है। तो अमेजन बोलता है कि कंपनीज को बोलता है कि भाई आप परेशान मत हो, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका डेटा दो जगह पे दो रीजन में एक साथ रहे या फिर दूसरे अकाउंट में भी रहे तो वो भी कर सकते हो आप। जब व्हेन टू हम क्रॉस रीजन एप्लीकेशन कब यूज करेंगे, ठीक है, किन किन केसेस में। क्रॉस रीजन एप्लीकेशन CRR is used to copy objects across Amazon S3 buckets in different AWS regions या फिर different AWS account। ओके, कब कब मीट कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट यूज क्रॉस रीजन एप्लीकेशन टू रेप्लिकेट डेटा बिटवीन डिस्टेंट AWS रीजन्स। जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो आपकी मान लो कोई MNC है, तो एक कंपनी आपकी इंडिया में बैठ रही है, एक कंपनी आप सॉरी एक टीम आपकी इंडिया में बैठ रही है, एक टीम आपकी बैठ रही है US में। तो भाई मानो ना मानो, लेकिन डेटा अगर आप एक्सेस कर रहे हो अगर S3 से, ठीक है, US, लाइक मैं बोलूँ कि अगर आप अमेरिका से डेटा एक्सेस कर रहे हो तो डिस्टेंस भी तो देखो। आप इंडिया में बैठ के आप US से डेटा यूज करोगे तो टाइम लगेगा, चाहे मिनी सेकंड का टाइम लगे लेकिन लगेगा। ठीक है, तो ये इनका ये कहना है कि भाई आप US का डेटा ना यूज करके आप मुंबई का डेटा यूज करो। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब है कि भाई आप US का डेटा ना यूज करके आप मुंबई का यूज करो। ठीक है, क्योंकि हम बैठे मुंबई में हैं तो US से हमें क्या मतलब है भाई, वहाँ का हमें, ठीक है, वहाँ से हमें क्या लेना देना है। और ये छोटे मोटे डेटा की बात नहीं है, मतलब बहुत लंबा, मतलब बहुत हैवी डेटा जब हमारा हो जाता है ना, मान लो GBs में डेटा है। ठीक है, अभी तो हम लोग जो लैब कर रहे हैं वो छोटा मोटा प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं, ठीक है, 1 KB 2 KB की फाइल है। लेकिन सोचो जब TB में डेटा की बात आती है ना तब दिक्कत आती है। तो उस केस में हमारा ये रेप्लिकेशन काम आता है। ठीक है, CRR। लेटेंसी मैं यही बता रहा था, लेटेंसी इफ योर कस्टमर्स आर इन टू जियोग्राफिकल locations you can minimize latency in accessing objects by maintaining object copies of AWS regions that are geographically geographically closer to your user। अभी मान लो आप इंटरनल आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं अगर कोई क्लाइंट हूँ, ठीक है, मान लो आप SCL में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका क्लाइंट है पैप्सिको का, ठीक है, और उसके पास है वो 40-50 GB का डेटा है और वो डाउनलोड कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है क्योंकि आपने डेटा कहाँ पे रखा है, उसको रखा है आपने ओहायो रीजन में, ठीक है, सॉरी ओरेगॉन रीजन में। और वो बैठा कहाँ पे है, क्लाइंट आपका मुंबई में बैठा है। तो मुंबई से US का डिस्टेंस भी तो है, डेटा सेंटर से जो आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लेटेंसी रिमूव करने के लिए। Increase operational efficiency if your customers are in two geographical region. You can minimize latency in accessing objects by maintaining objects copies AWS regions that are blah blah blah। छोड़ो इसको। ठीक है, अब हम आते हैं लैब पे कि भाई क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन हमारा काम कैसे करता है। इसका सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास एक बकेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट बकेट इन एक पर्टिकुलर किसी भी रीजन में आप बना लो, ठीक है, एंड उस पर पब्लिक एक्सेस हमें देना है। ठीक है, एंड एनेबल वर्जनिंग, वर्जनिंग भी हमें उस पर एनेबल रखनी है। ठीक है, वर्जनिंग हमें एनेबल रखनी है क्योंकि वर्जनिंग ज़रूरी है। अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हो दो लोगों के बीच में, अगर डेटा हमारा दो लोगों के बीच में है तो हमारा वो डिलीट होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो वर्जनिंग हमारा ज़रूरी है। तो
हम कैसे बनाए बकेट, मैनुअल बनाए या फिर CLI के थ्रू बनाए? CLI के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, क्या कमांड था, कोई बता सकता है? AWS कॉन्फ़िगर। वाह। AWS कॉन्फ़िगर, हमें कॉन्फ़िगर थोड़ा ना करना है, हमें बकेट बनाना है। मेरी रिक्वायरमेंट आप सुनिए ना पहले। S3 कॉन्फ़िगर बस हम MB। एक बार करते हैं। देखिए आप, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जो AWS कॉन्फ़िगर मैंने कल किया था वो सिर्फ सिर्फ एक बार करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के समय। बार बार नहीं करेंगे कि हम जितनी बार हमें बकेट बनानी उतनी बार कॉन्फ़िगर करेंगे। वो कनेक्टिविटी देने का था। अब मेरा कनेक्टिविटी हो गया है। ठीक है। अगर मैं AWS डिस्क्राइब AWS EC2, ठीक है, EC2 डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस करूँगा तो कनेक्शन मेरा ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। बस मुझे ये कमांड रन करना है, AWS और जो भी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं EC2 या S3। ठीक है, वो कमांड आप रन करोगे, आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्या है, कनेक्टिविटी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बार बार आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखो AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस किया है। ये कमांड क्यों यूज़ होती है कि आपके AWS कंसोल में जितने भी इंस्टेंसेस होंगे, ओके, उस पर्टिकुलर रीजन में वो दिखाई देंगे। तो मेरे पास ये एक इंस्टेंस है, दो इंस्टेंस है, तीन, चार, टोटल पांच इंस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, और AWS S3 LS करेंगे तो हमारा S3 में जितने बकेट होंगे वो दिख जाएंगे। ठीक है, इसको आप भी मतलब GUI बेस्ड मत करिएगा, इसको CLI बेस्ड करिएगा। ठीक है, बकेट वगैरह बनाना, जिससे आपका थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा, यूज टू हो जाएंगे और आपको याद रहेगा। जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये कमांड चलाए थे। तो AWS S3 MB, AWS विथ लिनक्स। लेकिन हम एक, सॉरी, हम इसको करते हैं कंसोल बेस ही, क्योंकि हमें रीजन सेलेक्ट करना है। ओके, सॉरी। तो इसका नाम रख देते हैं AWS विथ लिनक्स। एंड हमें रीजन सेलेक्ट करना है, इसलिए हम CLI बेस नहीं जा रहे हैं। ये हमारा रहेगा नॉर्थ वर्जीनिया। ओके, एंड इसमें आपको पब्लिक एक्सेस एनेबल रखना है। ठीक है, इसको एक्नॉलेज करना है। बकेट वर्जनिंग आपको एनेबल रखनी है। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, इसको भी एनेबल कर दो। एंड उसके बाद फिर ये आपने ऑब्जेक्ट ओनरशिप ACL एनेबल कर दिया एंड अनब्लॉक कर दिया पब्लिक एक्सेस के लिए, इसको एक्सेप्ट कर दिया। बकेट वर्जनिंग आपको एनेबल करना है, नहीं तो रेप्लिकेशन नहीं होगा CRR का। बस दैट्स इट, क्रिएट बकेट। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वर्जीनिया का है ना, नॉर्थ वर्जीनिया का है, ये सोर्स है US East 1। ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ पे हमारा डेटा रहेगा। ये बकेट हमारा कंप्लीट हो गया है, नॉर्थ वर्जीनिया में है, US East 1 में, और ये पब्लिक मैंने बना रखा है। ठीक है, इसको एक दूसरा बकेट बनाएंगे हम, क्योंकि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन है, तो हमारा जो दूसरा बकेट रहेगा वो हम दूसरे रीजन में बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, चलो मुंबई में बना लेते हैं, ऐप साउथ 1। ठीक है, इसको भी एनेबल कर देते हैं एंड अनब्लॉक कर देते हैं पब्लिक एक्सेस। एंड बकेट वर्जनिंग डिसेबल्ड है, इसको एनेबल कर देते हैं, बस क्रिएट बकेट कर देते हैं। अब हमारा एक दूसरा बकेट बन गया है। ठीक है, और ये है हमारा मुंबई रीजन। ठीक है, एंड ये है डेस्टिनेशन। ओके, डेस्टिनेशन मीन्स ये आपका, ये क्लाइंट साइड हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे क्लाइंट साइड। ओके,
ये आपका है क्लाइंट साइड ही रखते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड मतलब यहाँ पे जो काम होना है आपका क्लाइंट जो करेगा वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। या सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया इसको। क्लाइंट साइड हम इसको रखेंगे मुंबई, ठीक है। मीन्स यूएस ईस्ट वन में जो काम होगा वो इनको क्लाइंट को दिखना चाहिए, ठीक है। ये बस बैठे रहेंगे, यहाँ पे जो भी आप स्टोर करोगे इनको दिखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स पब्लिक हैं हमारे। अब हमारा जो सोर्स है वो ये है, ठीक है। क्लाइंट हमारा मुंबई है, ठीक है। अब आप इस बकेट को ओपन करो एंड इसमें कोई फाइल हम अपलोड करने से पहले पहले हमें CRR एनेबल करना है, ठीक है, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन। तो आप जाओ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट टैब में जाओ आप, ठीक है, बकेट के अंदर, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, हाउ टू चेक इफ वर्जनिंग इज एनेबल्ड इन अ बकेट। कोई बता सकता है? वर्जनिंग मैंने अभी एनेबल कर रखी है ना। चलिए कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस पे हम रेप्लिकेशन हमें करना है, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये है हमारा रेप्लिकेशन रूल, ओके। तो सबसे पहले हमें करना है क्रिएट रेप्लिकेशन रूल, इसमें हम आते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया है। टू एनेबल CRR गो टू मैनेजमेंट, ठीक है, रेप्लिकेशन रूल में आना है और क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक करना है। जो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन है उसको ही रेप्लिकेशन रूल बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि भाई CRR कहाँ गया, ठीक है। रेप्लिकेशन रूल मैनेजमेंट में आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन रूल नेम देना है कि इसका रूल का नाम क्या रहेगा। तो आप इसको टेस्टिंग कर रहे हो तो डिफॉल्ट डाल दो। स्टेटस एनेबल रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद सोर्स बकेट नेम आपका AWS विथ लिनक्स है एंड सोर्स रीजन है आपका US ईस्ट वन, ओके। चूज अ रूल स्कोप मीन्स कि आपको ये पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाना है कि एक मतलब एक फाइल आप चाहते हो कि वो रेप्लिकेट हो दूसरी जगह पे, या पूरा बकेट पे करना है। तो हमें पूरा बकेट ही रेप्लिकेट करना है दूसरी जगह पे। हमें US ईस्ट वन में जो भी हम काम करेंगे वो मुंबई में दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट हैं। अब आते हैं हम डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स कि US ईस्ट वन से आप कहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हो। US ईस्ट वन से आप कहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हो। तो आप कहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हो? मुंबई। मुंबई। तो आप यहाँ पे जो बकेट सर्च करोगे, ब्राउज करोगे। अब उससे पहले यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन पे दिख रहा है आपको। डेस्टिनेशन पे जो मैंने बताया था कि आप चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट भी कर सकते हो या स्पेसिफाई अ बकेट इन अनदर अकाउंट। मतलब आपका कोई दोस्त हो उसकी AWS की आईडी ले लो एंड उसका बकेट का नाम ले लो। तो आप वैसे भी सिंक कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो हम फिलहाल करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी हमारा जो बकेट है इस अकाउंट में उसको करेंगे ब्राउज। क्लिक ऑन ब्राउज। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन से आपके हैं, ठीक है। तो मुझे किससे करना है, मुझे मुंबई रीजन से करना है अपने, ठीक है, ये मुंबई वाला। तो इसको सेलेक्ट करो एंड चूज पाथ पे क्लिक करो। हो गया आपका। इसके बाद ये पूछ रहा है आई एम रोल आप कौन सा यूज करोगे, ठीक है। चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग आई एम रोल और एंटर एंटर आई एम रोल ARN। तो आप करोगे क्रिएट न्यू करोगे, ठीक है। इस पे पहले क्लिक करना है, फिर दोबारा इस पे करोगे तो क्रिएट न्यू रोल का ऑप्शन आ जाएगा। आई एम रोल एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो ये अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज आपको बस फॉलो करना है, ओके। इसमें आपको बस क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद नीचे जाना है। अब एक चीज और इसमें कैच वाली जो चीज है कि स्टोरेज क्लास भी आप चूज कर सकते हो।
स्टोरेज क्लास मीन्स किसके लिए? मुंबई रीजन के लिए। ठीक है, मुंबई रीजन के लिए आप स्टोरेज क्लास भी चूज कर सकते हो कि इसका क्लास क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं इसको एज अ बैकअप के तौर पे ले रहा हूँ कि मेरा जो डेटा मुंबई रीजन में शो करेगा रेप्लिकेट होके, वो एज अ बैकअप रहेगा। ठीक है, और मेरा जो यहाँ पे डेटा है वो मेन है, मतलब वो हमारा स्टैंडर्ड होगा। जो स्टोरेज की क्लास होगी वो स्टैंडर्ड होगी। बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सस्ते में रहे यार। ठीक है, मैं यहाँ पे भी स्टैंडर्ड का पैसा दूँ, बहुत महंगी क्लास होती है ना स्टैंडर्ड, और यहाँ पे भी अगर मैं दूँ दूँ तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास में जाके चेंज द स्टोरेज क्लास पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, मैं ले लूँगा स्टैंडर्ड आई है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा मुझे। ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, या तो आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं सेलेक्ट करना, मैं बस आपको फिजिबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी है आपके पास। ओके, तो उसके बाद फिर और कुछ आपको करना है? नहीं, बस आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव, हाँ, सेव के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन एक, रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर उस बकेट के साथ अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा, ठीक है, उसको भी आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो, यस तो यस कर दो, नो तो नो कर दो। यूजुअली हम लोग नो करते हैं, क्योंकि इसका एक ये भी है, पॉलिसी ये है कि जब रूल हम क्रिएट करेंगे तो जो नया फाइल आप उसके अंदर अपलोड करोगे वही आपका डेटा रेप्लिकेट होगा, वही डेटा आपका सिंक होगा, ना कि पुराना डेटा, क्योंकि रूल आपका क्रिएट हुआ है बाद में। ठीक है, और डेटा आपका था पहले। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर AWS ने बनाया है ना, तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई अब हम चाहते हैं कि भाई रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। ठीक है, मान लो कोई आपका सिक्योर फाइल हो जो आप नहीं चाह रहे हो कि वो रेप्लिकेट हो उस पर्टिकुलर यूजर से। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो मैं इसको करूंगा नो, डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करो, आपका हो गया रेप्लिकेशन, आपका डन हो गया। ठीक है, ये रेप्लिकेशन रूल आपने क्रिएट कर दिया है। अब हम आते हैं बकेट पे। ठीक है, बकेट हमारी एम्प्टी है। ठीक है, आप मैनेजमेंट पे क्लिक करो एंड रेप्लिकेशन रूल्स पे। इससे पहले हमें क्या दिखा रहा था? ब्लैंक दिखा रहा था। अब देखिए, आपको दिखा रहा है कि डेस्टिनेशन बकेट नेम क्या है, डेस्टिनेशन रीजन क्या है। अब आप चाह रहे हो कि जो ये आपका बकेट है AWS विथ लिनक्स जो आपने नॉर्थ वर्जीनिया में बना रखा है, उसका डेटा कहाँ पे सिंक होगा, कहाँ पे रेप्लिकेट होगा? एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में। और कौन से पैकेट में? टेस्ट मी हियर। ठीक है, और किस पे लगा है रेप्लिकेशन? ये एंटायर बकेट पे। ठीक है, स्टोरेज क्लास क्या चूज किया है मुंबई रीजन के बकेट पे? स्टैंडर्ड IA। ओके, अब हम देखते हैं कि अब हम दोनों बकेट को बारी बारी से खोलते हैं। ठीक है, एक हमारा ये है, एक है ये है। तो ये हमारा नॉर्थ वर्जीनिया वाला है जो हमारा सोर्स है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, AWS विथ लिनक्स हमारा डेस्टिनेशन है, और टेस्ट मी हियर इज माई सोर्स। ठीक है, टेस्ट मी हियर इज, ओह सॉरी माय बैड, टेस्ट मी हियर इज माय डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, और AWS विथ लिनक्स हमारा सोर्स है। सोर्स मीन हमारा US नॉर्थ वर्जीनिया, जिसमें हमने CRR एनेबल किया है। अब हम इसके अंदर कोई फाइल अपलोड करते हैं। दोनों बकेट आपका देखिए खाली है। ठीक है, ये नॉर्थ वर्जीनिया का है। ठीक है, इसमें हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, ऐड फाइल, एंड ये VPC का फाइल मैं अपलोड करता हूँ, और क्लिक करता हूँ अपलोड पे। 4.9 KB की फाइल है, और ये हमारी सक्सीड हो गया है। क्लोज करो। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये रेप्लिकेशन हो गया, सक्सेसफुल था कि नहीं था, तो बकेट के अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे, इस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करोगे। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा अंडर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के नीचे रेप्लिकेशन स्टेटस। अगर आपने एनेबल कर रखी है तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई फाइल वगैरह? अब देखो आ गया। देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट मी हियर, मतलब मुंबई रीजन में मैंने फाइल अपलोड नहीं किया, मैंने फाइल अपलोड किया है
ठीक है, AWS विथ लिनक्स बकेट में। अब अगर मैं देखूंगा ये रेप्लिकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड दिखाएगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये हमारा जो फाइल था इसका हम देखते हैं रेप्लिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। नो सर। तो रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीटेड हो गया, तो हमारा फाइल यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम अगर इसको फाइल को क्लिक करेंगे और नीचे हल्का आएंगे ना, तो ये रेप्लिकेशन स्टेटस में आपको दिखाई देगा ये रेप्लिका है, मतलब ये क्लोन है। ठीक है, किसका? ओरिजिनल फाइल का, जो आपका कहाँ पे था, दूसरी जगह पे था। ठीक है, उसको आपने क्लोन किया है इसको। ओके, तो ये है हमारा S3 रेप्लिकेशन। अब हम कोई और दूसरी फाइल अपलोड करके देखते हैं क्या। ठीक है, अपलोड करो। AWS विथ लिनक्स बकेट में मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को मैं करता हूँ अपलोड। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं आया। जब अभी वो रिप्लिकेशन स्टेटस उसका पेंडिंग होगा। ठीक है, अभी हो रहा होगा बैकग्राउंड में। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आ गया। देखो, मैंने सिर्फ रिफ्रेश ही कर रहा हूँ और ये रेप्लिकेशन देखिए सक्सेसफुल है आपकी। ठीक है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, आपकी फाइल दो जगह पे सेव हो रही है। तो ये कंपनीज एज अ बैकअप के तौर पे भी यूज़ करती हैं। ठीक है, कि आपका एक जगह पे उन्होंने कर रखा है, उस पर उन्होंने पॉलिसी लगा रखी है कि ऑटोमेटिक आपका डेटा सेव होगा। ठीक है, दूसरी जगह पे। तो ये रेप्लिकेशन का हो गया आपका। हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको हमारा जो रेप्लिकेशन वाला है, ठीक है, S3 रेप्लिकेशन ये कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, ये भी हमारा बचा है, ये भी कंप्लीट करते हैं आज ही। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बकेट को एम्प्टी करेंगे। बकेट को एम्प्टी किए बिना आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप एम्प्टी करो यहाँ से। और ये इसलिए ज़रूरी है एम्प्टी यहाँ से करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका वर्जन आपने इनेबल कर रखा हो, तो वो मैनुअली आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर आप इसको करो डिलीट यहाँ से। डिलीट। और इसको भी आप एम्प्टी करो। देखो, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, शो वर्जन पे क्लिक करोगे ना, तो ये वर्जन आपको दिखाई देंगे। इसको यहाँ से करो आप एम्प्टी। और बकेट को करते हैं डिलीट। ओके, तो हमारा ये लैब कंप्लीट हुआ। अब दूसरे लैब पे आते हैं हम। पहले देखते हैं कि व्हाट इज AWS ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मैंने कराया हुआ है। अब हाँ, एक चीज़, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, हाउ टू चेक इफ वर्जनिंग इज एनेबल्ड ऑन अ बकेट और नॉट। ठीक है, तो हम बकेट पे क्लिक करेंगे एंड प्रॉपर्टीज में जाएंगे। वर्जनिंग हमारी यहाँ पे सस्पेंडेड है, इसमें मीन्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बकेट की वर्जनिंग प्रॉपर्टीज में आपके। और दूसरा ऑप्शन, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज इट नेसेसरी टू एनेबल वर्जनिंग टू यूज क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। कोई बता सकता है इसका आंसर? इज इट नेसेसरी टू एनेबल वर्जनिंग? यस सर। राइट। ठीक है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था। तो ज़रूरी है, इट्स कंपलसरी। अगर नहीं करोगे तो वो आपको एरर देगा एंड आपको फोर्सफुली आपको बोलेगा एनेबल करो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये मैंने थ्योरी में कराया था, लेकिन फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मीन्स इफ डेटा इज गेटिंग ओल्ड एंड यू वांट इट टू मूव ऑटो टू अ डिफरेंट स्टोरेज क्लास, एग्जांपल
स्टैंडर्ड में आपका डेटा आप सेव कर रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि उसमें कुछ ऐसी पॉलिसी लग जाए कि ऑटोमेटिकली आपका वो डेटा स्टैंडर्ड से ग्लेशियर या फिर वन जोन आइए, ठीक है, उसमें जाता रहे। सेम आपका जैसे अलमीरा है ना, आपका अलमीरा है, आप नए कपड़े आप ऊपर रख रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि यार ऐसा कुछ रूल हो जाए, ऐसा कुछ नियम आ जाए, ठीक है, ऑटोमेशन ऐसा हो जाए कि जो मेरे पुराने कपड़े हो जाएं, ठीक है, साल भर पुराने या 3 महीने पुराने, वो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएं, और जो साल भर पुराने कपड़े हो हैं, ठीक है, जिनको मैं साल भर से नहीं पहना हूं, वो बेड के अंदर चले जाएं, ठीक है, पेटी के अंदर चले जाएं। तो इस तरीके से कुछ रूल आप चाह रहे हो AWS से, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, अमेजन कहता है कि हाँ भाई हमारे पास ये भी पॉसिबल है, आप आइए, ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं, ये चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी में, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, अवर रिक्वायरमेंट इज टू स्टोर बैकअप डेटा ऑफ अ सर्वर, ठीक है, और इंस्टेंस फॉर 2 मंथ्स। मतलब हमारे पास, जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो कि एक सीसीटीवी है, ठीक है, एक कंपनी है या फिर एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो सीसीटीवी में आप जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, वो डेली रिकॉर्डिंग हो रही है, और डेली का डेटा आपका कम से कम 1-2 GB का तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब उसका जो हार्ड डिस्क है उसकी कोई साइज होगी ना, मान लो 180 GB होगी या फिर 50 GB होगी, तो 50 दिन का डेटा वो रख सकता है। उससे पुराना डेटा क्या होगा, वो ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है, ठीक है। तो आप भी ये चाहते हो कि हमारा जो सर्वर है, मतलब आप, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, एक मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, और उस इंस्टेंस का नाम है वर्क स्टेशन या फिर जेनकिंस सर्वर है, ठीक है। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकअप ऑटोमेटिकली मेरा S3 में स्टोर हो। लेकिन कब तक भाई, डेली आप बैकअप लोगे भाई, 10 GB का बैकअप है, तो 1 महीने का बैकअप बहुत हो जाएगा ना, इतना स्टोरेज थोड़ा ना हम यूज़ करेंगे, बहुत खर्चा आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस मुझे 2 महीने तक का बैकअप रखना है अपने पास, उससे पुराना नहीं, ठीक है। उससे पुराना जैसे बैकअप होगा, जैसे 61 दिन का बैकअप होगा, तो वो जो 61 दिन वाला बैकअप रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नया बैकअप ऐसे होता रहेगा, फिर पुराना जो बैकअप होता रहेगा वो डिलीट होता रहता है, 62 वाला डिलीट हो जाएगा, फिर 63 डेज वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी बैकअप हमारा 61 डेज पे जैसे ही वो आएगा तुरंत डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। अब इसमें एक कैचिंग पॉइंट ये है कि जो आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी अप्लाई करते हो, ये जो आप कर रहे हो अप्लाई कि भाई हमारा ऑटोमेटिकली डेटा हमारा सिर्फ 2 महीने का सेव हो, बाकी डिलीट हो जाए, या फिर हमारा 1 महीने का डेटा हमारा स्टैंडर्ड में रहे, बाकी पुराना हमारा वन जोन में चला जाए, तो वो आप जो अप्लाई करोगे वो पूरे बकेट पे अप्लाई होता है, ना कि एक फाइल पे अप्लाई होता है, ठीक है। यू अप्लाई अ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी टू एंटायर बकेट, नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसका लैब करने के लिए सबसे पहले हम वही बेसिक, हम क्रिएट अ बकेट, ठीक है। आप S3 में जाइए, क्रिएट बकेट करिए, ठीक है, AWS विथ लिनक्स, मेक श्योर आप यूनिक ले रहे हो, ठीक है। एंड इसको भी हम, हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिक एक्सेस आपको एनेबल करना है, ठीक है, डिसेबल नहीं रहना चाहिए, ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। पब्लिक एक्सेस हमारा ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप इसको एक्नॉलेज करो। एंड बकेट वर्जनिंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसको भी हम एनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है हमें। इसके बाद हम कर देते हैं सेव। इंपॉर्टेंट हमारा है पब्लिक एक्सेस, ये हमारा एनेबल होना चाहिए। और वर्जनिंग हमने बस जानबूझ के एनेबल किया है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। हमारा बकेट तैयार हो गया है, और नॉर्थ वर्जीनिया में हमारा बकेट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई फाइल अपलोड कर देते हैं एक, ये हम कर देते हैं VPC टेम्पलेट वर्जन वाला, ठीक है, इसको अपलोड कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारी फाइल है, ये हम समझ लेते हैं इसको कि हमारे सर्वर का बैकअप है, ठीक है। डेली ये सर्वर का बैकअप हमारा लेगा, ठीक है, और इसमें स्टोर होगा। अब हम आते हैं इस पर
हमारा बकेट हो गया, पब्लिक एक्सेस हमने अलाउ कर दिया है बकेट पे। गो टू मैनेजमेंट टैब इन द बकेट। अब इसमें मैनेजमेंट में जाते हैं हम। रेप्लिकेशन भी हमने मैनेजमेंट से ही किया था, लाइफ साइकिल रूल भी हम मैनेजमेंट से ही करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे लाइफ साइकिल रूल हमारा कोई नहीं है, ठीक है, कोई लाइफ साइकिल रूल हमने बनाया नहीं है। क्लिक करो आप क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। रूल का नाम दे दो आप, डिफॉल्ट डाल दो, ठीक है। एंड लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। तो हम सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल रूल एक्शंस मीन्स कि आप क्या क्या रूल लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं ये रूल लगाना चाहता हूँ कि जो मेरा करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्टोरेजेस के बीच हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब इसको आप सेलेक्ट करो, एक ये सेलेक्ट करोगे करंट वर्जन, एंड दूसरा आप सेलेक्ट करोगे नॉन करंट वर्जन, जो पुराना आपका डेटा होगा, एंड तीसरा आप सेलेक्ट करोगे परमानेंटली डिलीट नॉन करेंसी वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये नहीं, परमानेंटली नहीं, ये तीन सेलेक्ट करोगे। एक मैंने करंट वर्जन सेलेक्ट किया है कि उसके साथ मुझे क्या करना है, ठीक है। और एक मैंने सेलेक्ट किया है नॉन करंट वर्जन, मतलब जो पुराने वर्जन हमारे रहेंगे उसके साथ हमें क्या करना है। एंड तीसरा मैंने सेलेक्ट किया है कि अगर मैं कोई फाइल डिलीट करना है, ठीक है, या डिलीट हो गया, या मल्टी पार्ट अपलोड से मैंने उसको किया, तो उसके साथ क्या करना है मुझे, कब डिलीट करना है मुझे, कितने दिन में डिलीट करना है, ठीक है। हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो यही था ना, कि जो हमारा 2 महीने से पुराना डेटा हो वो डिलीट हो जाए। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारा जो डेटा है वो स्टैंडर्ड से एक पर्टिकुलर दिन के बाद वो वन जोन आईए या कोई सस्ती स्टोरेज में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आफ्टर 60 डेज मैं चाह रहा हूँ कि हमारा वो डेटा, ठीक है, या 30 डेज, 30 डेज हमारा डेटा मूव हो जाए, ठीक है, चीपर स्टोरेज में। दो रिक्वायरमेंट है हमारी। और डिलीट करने वाला हम इसको कर देते हैं 360 डेज, ठीक है, 1 साल का कर देते हैं, 365 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। 1 साल बाद हमें डिलीट करना है डेटा को। तो ये हमारा लाइफ साइकिल रूल हमने एक सेलेक्ट कर लिया, इसको इनेबल सेलेक्ट करना ही आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आपको नीचे जैसे जैसे सेलेक्ट करोगे ना, वैसे वैसे आपको ये दिखेंगे ट्रांजिशन। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो आपका गायब हो जाएगा, ये देखो गायब हो गया, ठीक है। तो ये आपका इनेबल हो गया। ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। करंट वर्जन का जो स्टोरेज क्लास है उसके बीच में आप क्या चाह रहे हो, मतलब आपकी आपका जो डेटा है फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर आपको कब कब ले जाना है, ठीक है, कब कब आपको ले जाना है, कब कब आपको मूव करना है, ठीक है, फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर। इसको हम समझते हैं इस फाइल से, ये फाइल, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड में है हमारा करंट डेटा, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। सबको दिख रहा है ना सही से? हेलो? हाँ सर, विजिबल है। ठीक है। अभी जो मेरा डेटा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड में है, मैं चाह रहा हूँ उसको कहाँ पे चला जाए, स्टैंडर्ड आईए में, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉलिसी लगानी है अब, ठीक है। स्टैंडर्ड आईए में चला जाए कितने दिन पे, आफ्टर 30 डेज, यहाँ पे दिन लिखना है। स्टैंडर्ड आईए आपका ये है, ठीक है, आपका यहाँ पे डेटा है, आप चाह रहे हो कि 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाए। इसमें और लगा सकते हो कि इसके बाद आप कहाँ चाहते हो भेजना, वो भी लगा सकते हो। इंटेलिजेंट टीयरिंग में लगा सकते हो, या फिर आप इसको सेलेक्ट करते हो वन जोन आईए, ठीक है। इसको कर दो आप 45 डेज, लेता है नहीं। मैं चाहता हूँ कि वन जो स्टैंडर्ड आईए के बाद मेरा वन जोन आईए में चला जाए और सस्ती चीप स्टोरेज में चला जाए 45 दिन के बाद। और करो इसको। मैं चाहता हूँ कि वन जोन आईए में 45 दिन रहने के बाद मैं चाहता हूँ ये आफ्टर 60 डेज, ठीक है, मेरा चला जाए ग्लेशियर में, यहाँ पे चला जाए डेटा, अगर मैं 60 दिन तक उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे चला जाए। और भी आप लगा सकते हो डीप आर्काइव। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 180 डेज तक
180 डेज तक मैंने इसको वन ओके 360, सॉरी वो क्योंकि मैं भूल गया था, मिनिमम 6 महीने रखना ही पड़ता है आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको साल भर तक अगर मैं डेटा यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वो डीप आर्काइव में चला जाए। हो गया। अब आप इसको एनेबल कर देना, आई एक्नॉलेज कर देना। ठीक है, ग्लेशियर में अगर आप रखोगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, तो लेकिन हमारे ये क्योंकि टेस्ट है तो इसमें हमें महंगे सस्ते की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको एक्नॉलेज करना है कि आपका कॉस्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या रखा है करंट वर्जन को। जो हमारा करंट वर्जन रहेगा, वर्जन तो सबको पता ही है कि करंट वर्जन पुराना वर्जन क्या होता है, वो उसके ऊपर हमने पॉलिसी लगा रखी है ये। और जो हमारा नॉन करंट वर्जन है, जो पुराना वर्जन हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसको हमने मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है, जिसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है, जो हमारा पहले से पड़ा हुआ है वर्जन, उसके साथ भी आप पॉलिसी लगा सकते हो। ठीक है, 30 दिन। ठीक है, कितने वर्जन हमारे 4, इंटेलिजेंट टेयरिंग 45 डेज, कितने वर्जन हम 4, वन जोन आइए, ठीक है 60 डेज 4। तो आपने नॉन करंट वर्जन के साथ भी आपने लगा रखी है लाइफ साइकिल पॉलिसी, आपने लगा दी। ठीक है, कि उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, एक डेटा की लाइफ साइकिल क्या होगी। जैसे हमारी लाइफ होती है, पहले हम बच्चे रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जवान होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी एक लाइफ साइकिल है, जानवरों की लाइफ साइकिल है। तो AWS में डेटा की भी एक लाइफ साइकिल हम बना सकते हैं। तो हमने कैसी लाइफ साइकिल बनाई है, 30 दिन तक हमारा स्टैंडर्ड में रहेगा आईए में, 45 दिन तक इंटेलिजेंट टेयरिंग में, वन जोन आईए में इसमें रहेगा। और जो हमारा ये है, इसमें हमने 360 दिन बाद ग्लेशियर में डाल दिया, 360 दिन बाद डीप आर्काइव में डाल दिया। तो हमारी इस डेटा की लाइफ साइकिल ये है। अब हम चाहते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर्स और इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड। ठीक है, इसको आपको एनेबल करना है। इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड्स, अगर मान लीजिए गलती से आपसे मल्टीपार्ट अपलोड भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप शॉर्ट में आप कोई भी फाइल को अगर आपको स्पीड में आपको अपलोड करना है, ठीक है, और उसकी साइज 1 GB से ज़्यादा है या 5 GB से ज़्यादा है, तो आप मल्टीपार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टुकड़ों में जाएगा वो और जाके वो सेव हो जाएगा, एक फाइल सिंगल फाइल बन जाएगा वो। ठीक है, तो और मान लीजिए ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हुए आपका मल्टी पार्ट डिलीट नहीं हुआ या इनकम्प्लीट रहा या फिर नेटवर्क चला गया, तो वो भी डिलीट हो जाए, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बाद आप चाह रहे हो डिलीट हो जाए, तो मैं करूँगा इसको 365, 1 साल बाद मैं चाह रहा हूँ डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। अब आपने देखो ये रिव्यू कर दो, आपने जो लाइफ साइकिल बनाई है ना, ठीक है, उसको रिव्यू कर करंट वर्जन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपलोडेड 30 दिन बाद स्टैंडर्ड आई में चला जाएगा, 45 दिन बाद वन जोन आई में चला जाएगा, 60 दिन बाद ग्लेशियर में चला जाएगा, और 360 दिन बाद डीप आर्काइव में चला जाएगा। ठीक है, नॉन करंट वर्जन के साथ भी आपने क्या रख कर रखा है वो यहाँ पे है। तो ऐसा कंपनी अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लाइफ साइकिल क्रिएट करती हैं। ठीक है, जैसा उनको रिक्वायरमेंट है, जैसा उनकी एप्लीकेशन है, जैसा उनका एडमिन बोलता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलता है कि भाई इतने दिन तक मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, या तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई इतने दिन तक हम डेटा स्टोर रखेंगे, उतना सिक्योर उनका डेटा है। तो उस हिसाब से कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं रूल। आप एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं हम। लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन पे हमने क्लिक किया, वहाँ पे नाम डाला है, अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट डाला है। रूल एक्शन में क्या क्या हमने कर रखा है, ठीक है, ये बनाया है हमने, ये किया है। उसके बाद हम करते हैं क्रिएट रूल। ओ, यहाँ पे आ गया एरर, एरर आया है ये 45 डेज का। इसको हम कर देते हैं 60, एंड इसको हम कर देते हैं 75, इसको कर देते हैं 180। ठीक है, अब करते हैं क्रिएट, अभी भी ओके। अच्छा, यहाँ पे भी हमने गलती कर दी है, इसको कर देते हैं 60, एंड इसको कर देते हैं 180। थोड़ा सा नंबर आपको वो रखना पड़ेगा। ठीक है, 30, 60, 180 ऐसे करके सही फॉर्मेट में होना चाहिए। क्रिएट करते हैं रूल। अब आपका रूल हो जाएगा क्रिएट। द लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन वाज अपडेटेड, लाइफ साइकिल रूल डिफॉल्ट वाज सक्सेसफुली एडेड। अब हम देखते हैं
बकेट में जाके क्या हमारा रूल बन गया है? ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने रूल लगाया है। तो हम अगर हमें देखना है कि बकेट पे वर्जनिंग एनेबल्ड है या फिर उस पे लाइफ साइकिल रूल अप्लाइड है, तो कहाँ से देखेंगे? कोई बता सकता है या फिर? प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टीज में। नो, प्रॉपर्टीज में हम आ गए। प्रॉपर्टीज में कहाँ दिख रहा है? ये परमिशन है। परमिशन में? अच्छा, ये सॉरी, ओके ओके। तो बकेट वर्जनिंग तो एनेबल्ड है, मैं हाँ ठीक है, आप ये सही बोले, लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि लाइफ साइकिल पॉलिसी मुझे देखनी है, एनेबल्ड है कि नहीं। क्रॉस रीजन एप्लीकेशन, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन एंड लाइफ साइकिल पॉलिसी अगर आपको देखनी है तो कहाँ से देखोगे, कौन सा टैब है वो? सर मैनेजमेंट। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग, मैनेजमेंट में आइए। ठीक है, लाइफ साइकिल रूल्स में आप देखिए यहाँ पे आपको एनेबल्ड है, ठीक है, इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। स्कोप क्या है, एंटायर बकेट। करंट वर्जन के साथ क्या क्या होगा इसमें पूरा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। ट्रांजिशन टू, पहले वो स्टैंडर्ड आईए में जाएगा, देन वन जोन आईए में जाएगा, देन ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में जाएगा, ठीक है, रिट्राइवल, देन डीप आर्काइव में जाएगा। और जो पुराने वर्जन होंगे इसके, नॉन करंट वर्जन, वो स्टैंडर्ड आईए में जाएंगे, देन इंटेलिजेंट टीयरिंग, देन वन जोन आईए में जाएंगे। और एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर परमानेंटली डिलीट, इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड वो भी डिलीट। अब मैंने इसको लगा रखी है पॉलिसी वहां पे कि 365 दिन बाद हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और फाइल हमारी कौन सी है, किसके साथ होगा, इस बकेट में जो भी हमारा डेटा आएगा उस पर ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, ये जो हमारा ये है, ठीक है, फाइल है, इसके साथ ये फॉलो होगा। अगर मैं 30 दिन तक इसको रखूंगा ऐसे ही, तो वो चेंज कर देगा, मूव कर देगा उसको वन जोन आईए में। ठीक है, एंड अगर 30 दिन भी यूज नहीं किया मैं, तो उसको मूव कर देगा दूसरे दूसरे क्लास में। ठीक है, 60 दिन यूज नहीं किया तो दूसरे क्लास में। ओके, 180 दिन बाद दूसरे क्लास में वो ऑटोमेटिकली हमें मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल रूल अप्लाई कर रखा है। ठीक है, ये हमारी लाइफ साइकिल रूल अप्लाइड है। ओके, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, यू अप्लाई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी टू एंटायर बकेट नॉट ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएट बकेट। ठीक है, आपका ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, फिर इसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपका जो लास्ट था, ठीक है, टॉपिक था, क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड आपका रेप्लिकेशन रूल। ठीक है, दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी, ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसका लैब आप करिए दो एक बार, और इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें जो निकल के आते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एंड इंटरव्यू में आपसे ये सब पूछा जाएगा। तो और इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, जितना आपने S3 में पढ़ा है अभी तक, ओके, और कोई भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ना, तो सब कुछ आपको आता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। बट दिक्कत क्या होगी कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेंगे। ठीक है, जैसे होता नहीं कि कान को थोड़ा सा वो घुमा के, हाथ घुमा के पकड़ेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 3 4 बार इसको खोल के जब आप एक एक चीज पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, परमिशन में क्या क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जब आपके आंखों के सामने 10 बार घूमेंगी ना, तो आप इसको यूज टू हो जाओगे, तो भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, जब इंटरव्यू की तैयारी करोगे तब भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम S3 की स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करके देखते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम।
ठीक है, कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो प्लीज यू में आस्क। सर एक्चुअली मैं भी एक बकेट कर रही थी ना, वो जो एरर आ रहा था उसके बाद, तो मुझे इनवैलिड कंस्ट्रेंट बता रहा है। मेक बकेट आप कर रहे हैं, ठीक है, आप CLI के थ्रू कर रहे हैं या फिर सर कहाँ सी से एल कर आई रहे हैं? थ्रू सी एल आई। तो नेम आप क्या डाल रहे हैं, क्या नाम यूज कर रहे हैं? डब्ल्यू एस विद सर लिनक्स उसमें मतलब। AWS विथ लिनक्स आप कैसे यूज कर सकते हो, वो तो मेरा बकेट है, ठीक है। AWS विथ लिनक्स मैंने बना रखा है। तो ये आप, मैंने क्या बताया था कि नेम शुड बी यूनिक। सर उसके आगे मैंने अब मैं नंबर अगर भी इसको दिया था, डिलीट, लाइक 09 करके। अच्छा 09 करके तो भी एरर आ रहा है? हाँ सर। तो आप एक बार कंसोल पे बना के देखिए, कंसोल पे बन रहा है कि नहीं। ओके सर। ठीक है, और लैब को आप सर लैब के नाम पे सेम ही करिए, मुझे भी क्लास आ ऐसे रहा मत था करिए। वो एक्चुअली। फिर से बताइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। 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 सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है, बताओ। सर सेम वो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, ओके। कंस्टेंट्स वाली। अभी है आपका, रिमोट शेयर कर सकते हो?